दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारी ये 14वीं लाइव क्लास है और इसमें काफ़ी अच्छा सेशन आज होने वाला है। सभी साथी इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने साथियों के साथ में। वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ। सभी साथी जुड़ जाएँ और इस क्लास को थोड़ा सा एक बार शेयर कर दें। दोस्तों लगातार हम डेली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्लासें यहाँ पर हमारी चल रही है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी तैयारी अच्छी हम करवा के रहेंगे। कोई समस्या आपको किसी भी प्रश्न में, कोई भी डाउट आपका होता है तो दोस्तों आप हमें अपना डाउट भेज सकते हैं। नंबर आपको हमारे पता होंगे 8764188848। कोई भी प्रश्न आपके पास में है और आपको डाउट लगता है तो आप अपना प्रश्न है अपना जो है हमें भेज सकते हैं। लेकिन एक नादानी आप नहीं करेंगे। एक इतना सरल प्रश्न जिसका जवाब सभी को आ रहा हो, उसको आप मुझे भेजकर पूछते हैं कि सर इसका जवाब क्या होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिना फालतू मुझे परेशान आपको नहीं करना है। बस जो एकदम जो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं या जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो सच में कंफ्यूज करने वाले होते हैं, वो प्रश्न आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़रूरी नहीं आपने कोर्स लिया है नहीं लिया है, ये हम ऐसे ही आपकी सहायता है कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज हम 31 नंबर प्रश्न से यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। 30 प्रश्न हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और दूसरा स्ट्रोक संपीड़न का होता है, तो इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्कर पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। देखते हैं। देखिए पहला सवाल, दोस्तों पहला सवाल आप इसका जवाब किस प्रकार से देते हैं? तो सभी स्टूडेंट्स अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब सही आप जरूर देंगे। सभी का स्वागत है दोस्तों। मोहित जी, मोनू जी, प्रदीप जी, मोहित जी, सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है दोस्तों। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि आप इस प्रश्न का जो जवाब है एकदम सही देंगे, सटीक जवाब देंगे। किसी भी प्रकार की जवाब देने में आपको समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल सभी को राम राम सा, सभी का स्वागत है दोस्तों। राकेश जी, हाँ, निशान जी, जीतू जी, सुरेश जी, प्रमोद जी, देशी जाट, रोहित, सतीश जी, सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। सभी का स्टडी एट होम में फिर से स्वागत है। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्टडी एट होम परिवार में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दें दोस्तों। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, बात आई है 2 सिलेंडर इंजन की। दोस्तों यहां पर 2 सिलेंडर इंजन की तो बात आ गई, लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि एक तो होता है 2 सिलेंडर, एक होता है 2 स्ट्रोक। इन दोनों में दोस्तों आपको अंतर समझना है। एक तो होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक दोस्तों होता है 2 सिलेंडर इंजन। तो इनमें अंतर क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर ये बात अगर समझ ली तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर है इस मतलब कि महारथी बन गए इस ड्राइवर पेपर के, ये मान लेना। आप टेक्निकल आपने काफ़ी सीख लिया है दोस्तों। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, जो हमने जो पेड कोर्स में क्लासें पढ़ी है, कि भाई इंजन जो होता है, इंजन के 4 कार्य होते हैं। 4 कार्य कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा। सबसे पहले सक्शन करना, नंबर 2 कंप्रेस करना, नंबर 3 पावर जो है जनरेट होती है, चौथे में एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। यानी कि ये जो 4 स्ट्रोक होते हैं, ये 4 स्ट्रोक इंजन के 4 कार्य हैं। कोई सा भी इंजन हो, चाहे 1 सिलेंडर हो, चाहे 2 सिलेंडर हो, चाहे 1 स्ट्रोक हो, चाहे 2 स्ट्रोक हो, चाहे 4 स्ट्रोक हो, ये 4 कार्य इंजन को पूरे करने पड़ेंगे। तभी इंजन से जो ऊर्जा है वो पैदा होगी या उत्पन्न होगी, ठीक है। तभी मतलब कि पावर जनरेट है हम कर पाएंगे। तो इन 4 कार्यों को पूरा करने के लिए दोस्तों कोई जो इंजन होता है, इन 4 कार्यों को 2 के जोड़े में 2 बार में कर देता है। एक काम यहां पर कर दिया, एक यहां पर कर दिया, तो उसे हम कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। जो इंजन इन 4 कार्यों को 4 बार में पूरा करता है उसे कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। अब दोस्तों जो मैंने स्ट्रोक बताए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक होते हैं। एक तो 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ये होता है सिलेंडर। ये स्ट्रोक जहां पर हम बात कर रहे हैं, ये होता है 1 सिलेंडर की। ये एक जो सिलेंडर होगा, एक के काम होंगे। ये जो 2 और 4 काम होते हैं वो केवल 1 सिलेंडर में होते हैं। अब इंजन में अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर, माना कि 2 सिलेंडर है,
तो इन दोनों में ये काम अलग अलग होंगे। अगर 3 सिलेंडर है तो तीनों में अलग अलग होंगे, और 4 है तो चारों में अलग अलग होंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर पर्सन में आप कंफ्यूज हो गए। आपका जवाब दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स ने जवाब इसका गलत दिया, मुझे पता है कि आप कंफ्यूजन कैसे में। यहां पर दोस्तों जो 2 सिलेंडर मैंने लिखा, तो 2 सिलेंडर का मतलब ये थोड़ी है कि 2 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 सिलेंडर हो चाहे 4 सिलेंडर हो, काम तो इंजन को 4 करने हैं। यहां पर 4 करने हैं, तो यहां पर पूछा क्या है, एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन हो गया, दूसरा स्ट्रोक संपीड़न हो गया। तो अब इंजन को, इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्कर पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे। इसने कह दिया पहला ये होता है, ये कर लिया, दूसरा ये कर लिया, अब तीसरा और चौथा आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि इंजन है वो दोस्तों 4 स्ट्रोक यहां पर पूरा करेगा एक साइकिल चक्कर में। एक साइकिल चक्कर का मतलब क्या होता है, जब आपको एक पावर स्ट्रोक मिल जाए, एक पावर स्ट्रोक मिलने में कितने आपको है वो स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे, ये बात आती है। यहां पे आप सभी को पता है जो 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 में केवल पावर एक ही में मिलती है, और इन 4 स्ट्रोक को मिलाकर ही दोस्तों इंजन का एक चक्कर पूरा होता है। इंजन का एक चक्कर पूरा होगा तो क्रैंकशाफ्ट यहां पर 2 बार घूमती है, ये भी ध्यान रखनी है। घूमती तो 2 बार है, लेकिन एक सिलेंडर केवल एक ही बार में इसको पावर देता है। अब बात मल्टी सिलेंडर की आ जाए तो हाँ, दूसरी बात है कि भी 4 सिलेंडर है, तो 4 में से माना कि 4 सिलेंडर है, पहले में इसने पावर दे दी, इसने भी दे दी, दूसरे में इसने दे दी, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भी जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं चाहे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रोक में अंतर आ सकता है, क्योंकि जो 2 स्ट्रोक जो आपके इंजन होता है वो अपने कार्यों को 4 कार्यों को कितने में पूरा कर लेता है, 2 बार में पूरा कर लेता है। जबकि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो इन 4 कार्यों को दोस्तों कितने बार में पूरा करता है, 4 बार में पूरा करता है। तो यहाँ पर स्ट्रोक नहीं था, यहाँ पर सिलेंडर था। ठीक है, तो ये जो 4 कार्य होते हैं वो हर सिलेंडर को पूरे करने होते हैं, और 2 आपको स्ट्रोक बता दिए तो इसका मतलब 2 बचे हैं। तो इसका जैसे ही जवाब हो जाएगा सी। दोस्तों जिसने सी बताया है वो बधाई का पात्र है, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, आपको मैं अग्रिम बधाई दे सकता हूं। आप है वो दोस्तों डीजे बजाने, पड़ोसी की छाती पे डीजे बजाने के लिए काफ़ी लालायित है, मैं मान सकता हूं। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है दोस्तों, तुरंत पढ़ें और जवाब दें। मैंने कई बार इस प्रश्न को बता दिया है। इंजन के काला धुआं देने के मुख्य कारण नहीं होता है। इंजन काला धुआं जो देता है उसका कारण नहीं है। अब इंजन काला धुआं क्यों देता है यह भी आपको पता होना चाहिए। काला धुआं देता है, पहली बात, सीधा काला धुआं की बात आ जाए तो मतलब कि ईंधन ज़्यादा खपत होता है। क्या खपत होता है? ईंधन, यानी कि जो डीजल या पेट्रोल होता है, डीजल या पेट्रोल है ये ज़्यादा जलता है, ज़्यादा जलेगा तभी दोस्तों काला धुआं है वो देगा। ठीक है, या आधा जलेगा तो भी देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद धुआं। सफ़ेद भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, यानी नीला। ये किसके कारण होता है? ये दोस्तों ऑयल के कारण होता है। ये 2 चीज़ें आपने सीख ली तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। ऑयल जलेगा, इंजन का ऑयल जलता है। अब ऑयल क्यों जलेगा? जब इंजन ओवर हीट हो जाता है, जब इंजन अंदर से काफ़ी गर्म हो जाता है, पुर्जे को टूट जाते हैं, घर्षण बढ़ जाता है, इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑयल जलने लगता है। या ऑयल पुराना हो जाता है, चिकनाहट कम हो जाती है, जिनके कारण जो इंजन के पार्ट्स होते हैं इनमें घर्षण होता है, वो मतलब कि मुश्किल से चल पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑयल है वो जलने लगता है। ओवरलोड के कारण भी हो सकता है, और इस स्थिति में आपका इंजन सीज भी हो सकता है। इंजन सीज होना किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन गति करता है, और ये पिस्टन गर्म होके दोस्तों फैल कर यहाँ पर जाम हो जाए, इसे ही दोस्तों इंजन का सीज होना कहलाता है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो इंजन काला धुआं देने का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण का मतलब है हमें ध्यान रखना है ईंधन का। यहाँ पर ध्यान किसका रखना है? ईंधन का। तो नंबर 1 है इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिल रही। अब इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी मतलब क्या हुआ? हवा कम मिल रही है और जो ईंधन है वो पर्याप्त मिल पा रहा है, मतलब कि ईंधन की अधिक खपत बिल्कुल कारण हो सकता है। कंप्रेशन सही नहीं बन रहा है, ये भी कारण हो सकता है। भी कंप्रेशन सही नहीं होगा तो ईंधन आधा जलेगा, यानी कि ज़्यादा खपत करेगा। एयर फिल्टर गंदा हो जाता है तो हवा की सप्लाई बाधित हो जाती है, जिस कारण भी दोस्तों इंजन का ईंधन है वो अधिक खपत होगा। इस कारण से भी आपका जो वाहन है वो काला धुआं दे सकता है। तो ये भी सही है। तेल स्तर का कम होना। अब दोस्तों तेल शब्द को आपको देखना है, तेल कहते हैं ऑयल को।
यहाँ पर आपको तेल को ये समझना है, तेल को इंग्लिश में ऑयल कहते हैं और ये तेल है वो इंजन के अंदर डाला जाता है। तो इस अगर तेल जलेगा या तेल का स्तर कम होगा तो ईंधन वाहन है वो दोस्तों कौन सा धुआं देगा, जो वाहन गर्म हो जाएगा और सफ़ेद या ब्लू धुआं देगा, सफ़ेद या आसमानी कलर का धुआं देगा। तो यहाँ पर आपका अगर दोस्तों आपने इस प्रश्न का जवाब डी बताया है तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही डीपली प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और आप दोस्तों बधाई के पात्र हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस प्रश्न का जवाब है वो सही दिया है, तो आपको ऐसा ही करना है, सोच समझ के इस प्रश्न का आप जवाब दें। बहुत खतरनाक प्रश्न है, कोई मामूली प्रश्न नहीं है। दोस्तों सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है। आवाज़ एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ में। मोहित जी, दिवाकर जी, सोनू जी, शुभम जी, सभी कमेंट कर रहे हैं। सभी का जवाब दोस्तों है आपका आ जाना चाहिए। सभी इस प्रश्न का जवाब है वो देंगे। टायर के संबंध में सही कथन नहीं है, आपको बताना है। टायर के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। सभी का स्वागत है दोस्तों। योगेश जी, गुलाब जी, रामनिया जी, लोकेश जी, सभी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना जवाब है वो भेजेंगे। टायर के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, यानी कि सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर टायर को मुलायम घर्षण बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जिस टायर का सड़क के साथ घर्षण ज्यादा होगा वह टायर अच्छी श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। टायर में कुशन का कार्य थ्रेड करती है। टायर के घिसने का पता थ्रेड की ऊंचाई देखकर लगाया जाता है। अब आपको यह बताना है कि भी थ्रेड क्या होती है। पहली बात तो यह है, आपका जो टायर होता है, टायर के ऊपर धारियां बनी होती है, डिजाइन बनी होती है, जो ये खड्डे से होती है डिजाइन के, ये दोस्तों थ्रेड होती है। और ये कितनी गहराई में है, इसकी ऊंचाई होती है लगभग 0.7 से 0.8 mm तक। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी थ्रेड होती है उसकी ऊंचाई को देखकर ही जो टायर के घिसने का पता लगाया जाता है, आपको ये ध्यान में होगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब वो छाप दें कि प्रश्न का जवाब है वो क्या होने वाला है। ऐसे प्रश्न आपने करने सीख लिए, ये प्रश्न सीख लिया दोस्तों। हमारी कोर्स के अंदर जो टायर वाली क्लास है, इतनी खतरनाक क्लास है भाई साहब, देखते ही आप रह जाओगे। जो आपके ट्यूबलेस और आपका जो ट्यूब टायर है, इन दोनों में अंतर जो हमने बताया है, इतनी गजब की क्लास है, वहां से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। एकदम हर चीज आपको इस प्रकार से पढ़ाई गई है कि सब कुछ एकदम नॉर्मली बेसिक लैंग्वेज में। हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे जो बड़ा है वो ये है कि हम एकदम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ऐसी भाषा में पढ़ाते हैं जो हर किसी को समझ में आ जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो टायर होता है, टायर को हम क्यों बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें कि भी गाड़ी होती है, गाड़ी के आप डायरेक्ट लोहे की रिम से क्यों नहीं चलाते, हम टायर बनाते क्यों हैं, ये आपको बताना है। अब आपका जवाब होगा कि भी टायर है धातु के होते हैं, सड़क पर चलेंगे तो आवाज करेंगे और गाड़ी है वो ज़्यादा उछलेगी, यानी कि गाड़ी को कुशन क्रिया भी देनी है, गाड़ी को मतलब कि एक तरह से सस्पेंशन का काम भी करवाना है। और दोस्तों दूसरी बात है, घर्षण भी रोड पे बढ़ाना है, ताकि जब हम चाहें ब्रेक लगाएं तो गाड़ी आसानी से रुक सके। तो सीधी सी बात है, टायर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। टायर का प्रयोग करते हैं एक तो घर्षण के लिए, ताकि हम जब ब्रेक लगाएं तो गाड़ी स्लिप न हो, गाड़ी आसानी से घर्षण करके रोड के ऊपर आसानी जहां हम रोकना चाहें वो रुक जाए। अगर धातु के टायर होते तो वो तो फिसल के कहीं भी जा सकते थे, लेकिन जो रबड़ के ही टायर क्यों बनाए जाते हैं, इसी घर्षण के कारण। तो इसका मतलब हुआ टायर का घर्षण अधिक होना चाहिए। जितना घर्षण अधिक होगा दोस्तों, एक होता है घिसना, एक होता है घर्षण, इन दोनों में अंतर होता है दोस्तों। यह बात आपने समझ ली कि भी एक तो घिसना, टायर घिस रहा है, एक होता है घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो टायर फिसलता नहीं है, गाड़ी है वो फिसलती नहीं है, गाड़ी रुक जाती है। एक जो टायर बैलून टाइप के जो टायर होते हैं, जिनके ऊपर वहां पर डिजाइन नहीं बनाई जाती, उनमें ब्रेक लगाओ तो टायर है वो फिसल जाएगा, गाड़ी आगे चली जाएगी। तो ब्रेक इसलिए लगाते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए। तो टायर अगर फिसल रहा है तो वो तो इसका मतलब है ब्रेक में सहयोग नहीं कर रहा है। तो टायर को बनाते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला टायर को मुलायम क्यों बनाते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए। मुलायम का मतलब थोड़ा सा मतलब ल्यूज बनाते हैं, ताकि वो घर्षण, ल्यूज बनाएंगे तभी घर्षण बढ़ेगा, कठोर बना दिया तो स्लिप होने की संभावना रहेगी। तो मुलायम घर्षण बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, सही कथन है। जिस टायर का सड़क के साथ घर्षण ज्यादा होगा वह टायर अच्छी श्रेणी में माना जाएगा। बिल्कुल, घर्षण टायर का ज्यादा होता है तो दोस्तों अच्छी श्रेणी का माना जाता है। मैंने अभी बता दिया कि टायर का उद्देश्य ही घर्षण पैदा करना होता है।
घर्षण के लिए ही टायर का निर्माण किया जाता है और इस टायर का दूसरा काम है कुशन क्रिया प्रदान करना। टायर में कुशन का कार्य थ्रेड करती है। थ्रेड तो दोस्तों टायर के ऊपर डिजाइन बनी भाग कहलाता है, जबकि जो कुशन का काम होता है, कुशन का मतलब होता है तकिए के समान काम करना, झटकों को सहन करना, झटकों को ऑब्जर्व करना। जो झटके लगते हैं रोड के उनकी बात हो रही है। तो टायर में कुशन का कार्य थ्रेड नहीं करती, शोल्डर करते हैं। कौन करते हैं? शोल्डर करते हैं। आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शोल्डर कौन से होते हैं? शोल्डर यानी एक प्रकार से शोल्डर को हम कंधे बोल सकते हैं, और कंधे टायर के साइड के वाले भाग होते हैं जिसे हम सेक्शन हाइट बोलते हैं, जिसे हम सेक्शन हाइट बोल सकते हैं, सेक्शन हाइट। और ये हाइट किस प्रकार से लिखी जाती है? टायर में माना कि मार्किंग लिखी हुई 185/70। तो दोस्तों यहाँ पर 185 का 185 गुणा 70/100 ये दोस्तों इसकी टायर की है हाइट होती है। और यही हाइट है वो टायर की साइड वॉल कहलाती है, और ये साइड वॉल के पास का भाग ही शोल्डर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो कोर्स के अंदर टायर की क्लास है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर टायर का में कुशन का कार्य थ्रेड करती है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन करता है? शोल्डर करता है। ये चीज़ें अगर दोस्तों ऐसे सीख ली तो आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। टायर में घिसने का पता थ्रेड की ऊंचाई देख कर लगाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, टायर के घिसने का पता है वो थ्रेड की हम ऊंचाई देख लेते हैं, भी ऊंचाई कम हो गई मतलब कि घिस गया है। इसी थ्रेड में ट्रेड वेयर इंडिकेटर लगाया जाता है, ट्रेड वेयर इंडिकेटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि टायर जब यहाँ तक घिस जाए, ये जो थ्रेड होती है, थ्रेड के अंदर दोस्तों यहाँ पर ट्रेड वेयर इंडिकेटर बनाई जाती है। जिस दिन ये ट्रेड वेयर इंडिकेटर घिसने लग गई, इसका मतलब है टायर ऑफ रोड हो चुका है। अब उस टायर का प्रयोग आप सड़क पर नहीं कर सकते। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ट्रेड वेयर इंडिकेटर तक टायर के घिसने का मतलब होता है टायर ऑफ रोड हो गया है। इस प्रकार के प्रश्न आप को देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 हम देखते हैं, आप सभी पढ़ें, कमेंट सेक्शन में सभी इसका जवाब वो छाप दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके पास एक कार है जिसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मैच हो रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कार में सामने 2 फॉग लाइट और 2 हेडलाइट लगी है। बिल्कुल सही बात है। कारों में हो सकती है 2 हेडलाइट भी होती है और 2 फॉग लाइट भी होती है। कार में पीछे लगा सफ़ेद लैंप का कार्य रिवर्स गियर के संकेत करना है। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी जब हम रिवर्स गियर में डालते हैं तो पीछे एक सफ़ेद लैंप ऑन होता है। बिल्कुल सही है। टेल लाइट वाहन के आगे के कॉर्नर पर लगी रहती है। टेल का मतलब होता है पीछे, कॉर्नर यानी कॉर्नर पर लगी रहती है। तो जो टेल लाइट है वो पीछे लगी रहती है, इसमें मने में तो लिखा है आगे। तो यही प्रश्न दोस्तों आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि भी मैच नहीं हो रहा है। आपकी गाड़ी में टेल लाइट आगे नहीं होती, पीछे होती है। वाहन में एग्जॉस्ट पाइप दाएं साइड में लगा होता है। एग्जॉस्ट पाइप कहाँ लगा होता है? दाएं साइड में। दोस्तों सामान्यतया जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है वो दोस्तों कहाँ पर लगाया जाता है? दाएं साइड में लगाया जाता है। दाएं साइड में दोस्तों, पीछे दाएं साइड में लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम होता है इसका भी लगाने का। तो आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 35 में। सभी पढ़ें और अपना जवाब है वो कमेंट सेक्शन में छाप दें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 35, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन को आपको चुनना है। यह एक प्रदूषण का मानक है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ में 2000 में की गई। भारत स्टेज थर्ड को 2005 में लागू किया गया। और कोई भी कथन गलत नहीं है। गलत पूछा है और चौथा है कोई भी कथन गलत नहीं है। तो सभी आप इसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में छाप दें कि भी प्रश्न का जवाब है वो सही क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, ये एक प्रदूषण मानक है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के रूप में 2000 में की गई। भारत स्टेज थर्ड को 2005 में लागू किया गया। ये ठीक है। तो गलत पूछा था, गलत कथन, और कोई भी कथन गलत नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, तो हमें डी इसका सही जवाब है वो बताना है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बात आई है बीएस की, तो यहाँ पर बीएस पर आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में तो भारत स्टेज कहते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में भी दोस्तों इसको भारत स्टेज नाम से जाना जाता है, भारत स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है वो इसको समझते हैं कि भारत स्टेज को इंग्लिश में हम इंडिया स्टेज कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको इंग्लिश में इंडिया स्टेज नहीं कहना है, इंग्लिश में भी इसका नाम भारत स्टेज है। सॉरी।
भारत में दोस्तों, भारत स्टेज की शुरुआत है वो सन 2000 में की गई थी यूरो प्रथम के तर्ज पर। यूरो प्रथम को देखा देख, हम क्या है कोई काम हो देखा देखी से शुरू करते हैं, वो भारत ने भी वही किया था। यूरो फर्स्ट के आधार पर दोस्तों यहाँ पर भारतीय स्टेज फर्स्ट की शुरुआत है वो दोस्तों 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में हुई थी, जब भारत स्टेज फर्स्ट को लागू किया गया। 2001 में दोस्तों यहाँ पर भारत स्टेज है वो सेकंड को लागू किया गया। ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देनी है। 2005 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 2005 में आपका जो थर्ड है इसे लागू किया गया। 2005 में दोस्तों अब ये जैसे थर्ड हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, ये पहले क्या हो रहे हैं, पहले मुख्य शहरों में लागू होते हैं, पहले मुख्य शहरों में लागू होते हैं और बाद में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। तो बीएस जो आपका थर्ड था इसको पूरे भारत में 2010 में लागू किया गया। जैसे ही पूरे भारत में लागू होता है इतने में नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, यानी कि चौथा आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, चौथे स्टेज की शुरुआत तो दोस्तों 2010 में हो जाती है। चौथे की शुरुआत तो 2010 में हो जाती है। पूरे भारत में दोस्तों 2017 में कंप्लीटली लागू होता है। जैसे ही 2017 में कंप्लीटली लागू होता है तो यहाँ पर दोस्तों BS6 के बारे में हम सोचने लगते हैं और 2020 आते आते यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2020 में दोस्तों डायरेक्ट 5 को हम फोरगो करते हैं और छठे को लागू कर देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बात यहाँ पर उत्सर्जन यानी कि प्रदूषण की बात आई है तो दोस्तों आपका PUCC जो होता है, PUCC होता है, इसको लेकर भी BS4 और BS6 के बारे में आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो गाड़ियां हैं BS4 और 6 की आ रही है, अभी वर्तमान में गाड़ियां BS6 की आती है। और दोस्तों PUCC दोस्तों इन दोनों ही जो BS4 और 6 वाली गाड़ियां हैं इन दोनों का ही PUCC है वो 12 माह के लिए जारी किया जाता है। और दोस्तों ये BS4 लागू कब हुआ था? 2017 में। तो हम कह सकते हैं 2017 के बाद में जो आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र बनता है, 2017 के बाद की गाड़ियों का जो PUCC बनता है वो हम 12 माह के लिए बनवा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखें, मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। धारा 180, अयोग्य व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी। धारा 181, अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी। धारा 182, लाइसेंस के संबंध में अपराध करना या मिथ्या या गलत उपयोग करना। ठीक है। धारा 183, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। आपको बताना है सही मेल नहीं है, यानी कि गलत तरीके से इसको लिखा गया है। कौन सी धारा ऐसी है जो सही मेल नहीं है, मतलब गलत है? तो आप सभी को पता होगा, सभी का कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाना चाहिए। धारा 180 यानी कि कोई अपराधीकृत व्यक्ति होता है और वो गाड़ी चलाता है जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया है, लाइसेंस जारी नहीं किया गया है और आप गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसी धारा 180 क्या कहती है कि इस प्रकार से गाड़ी चलाने पर दोस्तों गाड़ी का जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी होगी और उसको 5000 की चंपत लगाई जाएगी। धारा 181 कहती है कि भी धारा 3 के तहत और 4 के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत अगर लाइसेंस नहीं बनाया है और आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर स्वयं की जिम्मेदारी होगी, इसमें भी 5000 का जुर्माना है। धारा 182 क्या कहती है, आप लाइसेंस के संबंध में कोई अपराध करते हैं, किसी दूसरे के लाइसेंस का प्रयोग करते हैं या लाइसेंस को गलत इसका उपयोग करते हैं, गलत तथ्य लेकर लाइसेंस बनवा लेते हैं, इस प्रकार से लाइसेंस से संबंधित अपराध ये धारा पूछ ले, धारा 182 करनी है। और इसका जुर्माना की बात करें तो 10,000 का जुर्माना आपको है वो लगाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर धारा 183 पूछा है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पूछा है, तो दोस्तों खतरनाक तरीके से तो धारा 184 का संबंध है और धारा 183 है दोस्तों स्पीड से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पीड से संबंधित है। अब बात स्पीड पर आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना है। LMV व्हीकल और HMV व्हीकल के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूरा छाप दें, धारा 183 जुर्माना कितना है, धारा 183 जुर्माना कितना है, सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें। सभी दीपक जी बिल्कुल आपकी बात मुझे दिख रही है, आपका कमेंट में पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल गुलाब जी, प्रमोद जी, दिशाकर जी, बिल्कुल महेंद्र जी, योगेश जी, अक्रम जी, अली जी, हाँ बिल्कुल, जीतू जी, हाँ जीतू राठी जी आपका स्वागत है दोस्तों, मोनू जी आपका भी स्वागत है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब छाप दें कि धारा 183 में जुर्माना कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कई जो बुक्स होती है वहाँ पर 1000 रुपये आपको लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन ये 1000 रुपये नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर LMV व्हीकल के लिए 1000 से 2000 तक का और स्पीड पर जुर्माना है और HMV व्हीकल के लिए दोस्तों 2000 से 4000 तक का जुर्माना आपको है वो लगाया जा सकता है। आपके लिए दोनों के लिए LMV और HMV
दोनों वाहनों के लिए ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, दोस्तों यहाँ पर क्या है, मतलब कि जुर्माना अलग अलग है। बात ओवर स्पीड की आ गई है तो स्पीड लिमिट है, इसका उल्लेख धारा 112 में किया गया है। और अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका स्पीड लिमिट का नया नियम आ चुका है। नया नियम आ चुका है दोस्तों। हम पहले कहते थे कि भी 65 किलोमीटर से गाड़ी ज़्यादा नहीं चला सकते, और हम नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे दोस्तों 100-110 की गाड़ी चलाते हैं। आपने आज तक ऐसा कोई रूल नहीं देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन हमें लेटेस्ट जो जानकारी है वो प्राप्त हो चुकी है, और हम आज दोस्तों इस क्लास के बाद में जल्द ही आपको पेड कोर्स में स्पीड लिमिट का जो दोस्तों कोर्स, जो आपकी क्लास है वो अपलोड कर रहे हैं। तो आप तुरंत वहाँ पे स्पीड लिमिट का जो क्लास है वो आप देख सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपको स्पीड लिमिट के बारे में, गाड़ी की स्पीड लिमिट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी वहाँ पर है वो दी जाने वाली है। तो आप तुरंत उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, धारा 183 ओवर स्पीड उल्लंघन किसका करते हैं, धारा 112 का करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। धारा 112 कहती है गति सीमा, ये तो केवल ये कहती है भैया तू गति सीमा में गाड़ी चला लेना, बाकी मुझे नहीं पता। गति सीमा में नहीं चलाया तो धारा 183 है ये धमकी देती है। धमकी कौन देता है, 183। समझाता कौन है, 112। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर खतरनाक तरीके से बात आई है तो धारा 184 में लिखा गया है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, जैसे लाल बत्ती पार करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना। दोस्तों इस प्रकार की जो मतलब की है, तो मतलब इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम में डालना, इस प्रकार के गलत काम करते हैं तो ये खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के रूप में गिने जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ें, सही जवाब है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं। ज़्यादा समय हम नहीं लेने वाले हैं इस प्रश्न पे। कौन सा कथन सही नहीं है, फ्लैशिंग लाल बत्ती, स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो, ठीक है। फ्लैशिंग पीली बत्ती, धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें, ठीक है। हरी बत्ती, अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में पीछे की ओर बढ़ सकते हैं। नंबर 4, लाल बत्ती, पहले स्टॉप लाइन पर या पैदल पार पथ से पहले रुकें। कमेंट सेक्शन में छाप दें, इससे सरल जवाब आपको नहीं मिलेगा, प्रश्न नहीं मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, सिग्नल लाइट का दोस्तों, सिग्नल लाइट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले एक तो कि सिग्नल लाइट्स का जो इलाका है या रोड के संकेत होते हैं, सिग्नल लाइट जो ट्रैफिक जो लाइट्स होती है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। क्रम क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आपकी जो ट्रैफिक जो लाइट होती है इसके ऊपर रेड कलर होता है, बीच में येलो होता है, नीचे ग्रीन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ येलो की जगह एम्बर भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसका भी नाम है याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ इनका क्रम की, तो क्रम भी यही होता है। सबसे पहले दोस्तों रेड होती है, उसके बाद में येलो होती है, उसके बाद में दोस्तों आपके रेड होती है, ग्रीन येलो रेड, यानी कि सबसे पहले हरी, बाद में पीली, बाद में लाल। ये क्रम हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान से देख लेना है। अब रेड लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रुको। रेड का मतलब होता है रुको। येलो का मतलब ही होता है दोस्तों रुको या निकास, यानी बाहर निकलो। रुको या निकास करो यानी कि बाहर निकलो। किससे, चौराहे से। दोस्तों किससे निकलना है बाहर, चौराहे से। अगर अंदर है तो आपको बाहर निकलना है। ग्रीन यानी आप आराम से आगे बढ़ते रहो मजे से, ठीक है, सुरक्षित रूप से। ये तो हो गया तीनों का अर्थ। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक होता है दोस्तों फ्लशिंग, फ्लश FLASH, प्लस ING लगा देते हैं तो फ्लैशिंग यानी कि चमकना। चमकने का मतलब यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों यानी कि ऑन ऑफ होना। लगातार कोई अगर लाइट एक बार ऑन होगी फिर से ऑफ होगी, यानी जल रही है, बुझ रही है। दोस्तों प्रश्न की भाषा में अगर स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि लाइट लगातार जल रही है या वो लगातार ऑन ऑफ हो रही है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आपको प्राथमिकता लगातार जलने को देनी है। प्रश्न अगर इस प्रकार का आ जाए तो आपको लगातार, अगर स्पेशली फ्लैशिंग का लिख दिया जाए या लगातार बुझ रही है, जग रही है, ऐसा लिख दे तो ही आपको फ्लशिंग समझना है। या तो फ्लशिंग शब्द आ जाएगा या लगातार बुझ रही है, जल रही है, ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने पर ही दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लशिंग समझना है, नहीं तो आपको लगातार ऑन हो रही है ऐसा समझना है। फ्लशिंग जो लाइट होती है, रेड लाइट अगर ऑन ऑफ लगातार यानी जल रही है, बुझ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रुको तो पहले भी था, इसमें भी रुकना है। और बाद में दोस्तों सावधानी से, सुरक्षित होने पर दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। सुरक्षित, सावधानी से, धीमी गति से।
बात आती है येलो लाइट अगर दोस्तों ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है केवल आपको गाड़ी धीमी करनी है, धीमी करनी है और सुरक्षित आगे वो दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़ना है। ये दोनों का अर्थ आपने जान लिया तो फिर आपका लाइट के संबंध में दोस्तों कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा। आपको ध्यान इस एम्बर का रखना है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एम्बर का मतलब भी पीला होता है, बस इसको समझ लेना। इसका मतलब दूसरा ये समझ लेना कि इसका मतलब होता है निकास करना भी। ये पूछा जाता है निकास लाइट का रंग होता है येलो या एम्बर, तो दोनों में से प्राथमिकता एम्बर को देनी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्लैशिंग लाल बत्ती, यानी कि पैदल पार पर से पहले रुकें तभी आगे बढ़ें, जब सुरक्षित तो ठीक है। फ्लैशिंग पीली बत्ती, धीमे और सावधानी पूर्वक चलते रहें, ठीक है। हरी बत्ती, उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में पीछे की ओर बढ़ सकते हैं। पीछे क्यों बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ना है। लाल बत्ती, पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रोकें, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि तीर की दिशा में पीछे का यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे आता दोस्तों प्रश्न संख्या 38 है, चित्र का सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है। कार स्टैंड, बस पार्किंग, रेलवे स्टेशन। सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें, इससे सरल प्रश्न आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है क्या है, ये दोस्तों है, यहाँ पर टायर है, यहाँ पे भी टायर है, यहाँ पे दरवाजे हैं, मतलब कि बस है। यहाँ पे आपको बस दिख रही होगी और बस को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बस पार्किंग है या बस स्टैंड है। पहली बात तो दो में से, इन दो में से अब क्या होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर बस पार्किंग होती तो पी लिखा होता, पी नहीं लिखा है तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, बस स्टैंड है। याद रख लेना दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है कि भी कोई शब्द ऐसा आ जाए भाई हमें पी नहीं दिख रहा, मतलब कि बस पार्किंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बस स्टैंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी तगड़ा प्रश्न है। ड्राइवर ने हाथ को इस प्रकार से बाहर निकाल दिया है। ड्राइवर ने अपने हाथ को दोस्तों यहाँ पर बाहर है वो अलग तरीके से निकाल दिया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भी ये क्या कहना चाह रहा है। एक हाथ से तो ड्राइवर ने हैंडल को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ को समकोण पर मोड़कर हथेली है वो सामने की तरफ कर दी है। दोस्तों याद रखना, इस प्रकार से अगर समकोण पर मोड़कर हथेली आगे की ओर हो तो दोस्तों किसका इरादा होता है, वाहन को रोकने का इरादा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वाहन को रोकना। दोस्तों हाथ दायां हाथ है, हमेशा हर सिग्नल में दायां हाथ काम में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर गाड़ी को धीमा करना चाहते हैं तो दोस्तों हाथ को बाहर निकालेंगे, हथेली नीचे रहेगी और दोस्तों इसको ऊपर नीचे करेंगे। बात आती है नंबर 2 की। दोस्तों अगर आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो समकोण पर आपको करना है, ये समकोण पर, इसका मतलब है रोक रहे हैं आप। नंबर 3, केवल दायां हाथ बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है आप दाईं साइड में टर्न ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, दाएं हाथ को बाहर निकालकर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको गोल घुमाते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है आप राइट साइड में नहीं, सॉरी लेफ्ट साइड में यहाँ पर मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है तो आपको ध्यान रखना है कि भी ये संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि भी समकोण पर हाथ है, इसको यहाँ पर ऊपर किया गया है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर वाहन को रोकने का इरादा है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिख रहा होगा, देखना है और कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब है वो छाप देना है। सभी को पता है कि इस संकेत का जो है मतलब क्या होता है। नंबर 1 है, बाएं से आने वाले वाहनों को जाने का अनुरोध, दाएं के वाहन आगे बढ़े और बाएं के वाहनों को रोकने का अनुरोध, आगे और पीछे के वाहन से रुकने का अनुरोध, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकना। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये हथेली है वो दोस्तों किस वाहन को इंडिकेट कर रही है, दोस्तों जो ये हाथ है ट्रैफिक पुलिस वाले का, ये पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने की ओर इशारा है दोस्तों, यहाँ पर कर रहा है। तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकना। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ साथियों। सभी इस प्रश्न को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में छाप दें कि इसका जवाब है वो दोस्तों क्या होने वाला है। प्रश्न का जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होने वाला है, तुरंत छाप दें। पिस्टन डेस कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है। कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है। पिस्टन है वो किससे जुड़ता है, कनेक्टिंग रोड से जुड़ता है, लेकिन किसके माध्यम से, पिस्टन रिंग के माध्यम से, ये बताया है। नंबर 2 देखते हैं। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, ठीक है। कैम शाफ्ट
क्रैंकशाफ्ट से फैन बेल्ट से जुड़ी रहती है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये आपका होता है पिस्टन। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका पिस्टन। पिस्टन में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आई होल होता है। क्या होता है? यहाँ पर आई होल होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी क्रैंकशाफ्ट होती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है दोस्तों ये आपकी कनेक्टिंग रोड। ये दोस्तों क्या कहलाती है? ये कहलाती है कनेक्टिंग रोड, जो कि आपके यहाँ पे बनी हुई है। ये आपकी हो गई क्रैंकशाफ्ट और दोस्तों ये हो गया आपका पिस्टन। अब पूछा क्या है कि भी जो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग रोड है दोस्तों, जो कनेक्टिंग रोड है, दोबारा से बता देता हूँ मैं, ये जो आपकी कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट करने वाली, ये पिस्टन आपका यहाँ पर हो जाता है और ये दोस्तों क्रैंकशाफ्ट आपकी हो जाती है। दोस्तों अब बात ये आई कि जो ये कनेक्टिंग रोड का सिरा पिस्टन से जुड़ा, इनको और पिस्टन को जोड़ा किसने? पिस्टन रिंग ने जोड़ा या पिस्टन पिन ने? तो यहाँ पर आपको पिन रिंग नहीं, पिन काम में लेनी होती है, जिसको हम गजन पिन, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर गलत हो जाता है। नंबर 2 है कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ती है। कनेक्टिंग रोड किन से जुड़ती है दोस्तों? ये एक तरफ तो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ती है और पिस्टन से जुड़ती है, तो दोनों से जुड़ गई, बिल्कुल सही बात है। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से फैन बेल्ट के माध्यम से जुड़ती है। आप सभी को पता है ये जो क्रैंकशाफ्ट होती है सबसे नीचे होती है, ऊपर एक दोस्तों यहाँ पर कैमशाफ्ट लगी रहती है और दोनों पे दोस्तों एक एक रिंग गियर लगे रहते हैं और रिंग गियर के माध्यम से दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है फैन बेल्ट के माध्यम से। तो सी भी सही है। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील होता है। दोस्तों मैंने बताया था, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, ये आपकी माना कि कोई क्या है, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है। इसका जो रियर एंड है दोस्तों, रियर एंड पर फ्लाईव्हील है वो लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी सारे हैं वो दोस्तों जवाब है वो सही है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। वह संकेत जो किसी कार्य के बारे में यह करो यह नहीं करो का संकेत देता है, यानी या तो यह संकेत करता है कि आपको यह काम करना होगा या फिर यह संकेत देगा कि आपको दिया गया काम है वो नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, यहां पर भी आपको दिख रहा है क्या? सायरन। यहां पर भी सायरन, दोनों जगह आपको हॉर्न दिख रहा है और एक जगह हॉर्न को काट दिया गया है, दूसरी जगह हॉर्न को है यहां पर सफेद रंग में बनाया गया है। आपको यहां पर देखकर पता चल रहा होगा कि एक संकेत तो ये इशारा कर रहा है कि भैया तू हॉर्न बजा सकता है, हॉर्न बजा सकता है, लेकिन दूसरा संकेत कह रहा है आपको नहीं बजाना है, मतलब कि आपको काम करने से मना कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी काम को करने से मना कर रहा है और दूसरे वाला कह रहा है कि भैया तू ये काम कर। मतलब कि ये संकेत कौन से हैं? ये दोस्तों दोनों ही संकेत है वो आदेशात्मक संकेत हैं। आदेशात्मक संकेत गोल आकृति में होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो आपका स्टॉप का साइन होता है, एक आपके गिव वे का साइन होता है। इन दोनों को छोड़ दें तो सारे संकेत वृत्त में होते हैं और आपके गोल आकृति में होते हैं, सर्कल में होते हैं और लाल बॉर्डर के साथ में या आपके ब्लू पृष्ठभूमि के साथ में होते हैं। आपको ये थोड़ी छोटी मोटी जो बातें हैं आपको ध्यान में वो रखनी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। संकेतों की बात आ चुकी है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 116 को याद कर लेना। 116 में संकेतों को लगाने की शक्ति है और आपकी अनुसूची पूछ ले तो दोस्तों अनुसूची फर्स्ट में यहाँ पर संकेतों का उल्लेख किया गया है। संकेतों का पालन करना दोस्तों धारा 119 में लिखा गया है, आप इनका पालन करेंगे। पालन नहीं करेंगे तो आपको बाध्य करता है धारा 177 जुर्माना देकर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जुर्माना आपको 500 रुपये देना होता है, दूसरी बार में 1500 देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। GVWR का पूरा नाम बताना है। ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग, ग्रॉस व्हीकल वेज रेटिंग, ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग और एल ऑफ अबाउ। सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, सभी का जवाब आ रहा है कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग। ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वाहन का जो अधिकतम जो वजन होता है उसकी बात की जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अंतर्गोल, उत्तल, अवतल, उत्तल, बहिर्गोल। सभी प्रश्न का जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा।
सभी बताएं, देखें आपको कितना प्रश्न याद है, नहीं है, कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है, तो सभी इसका प्रश्न का जवाब है वो बता देंगे। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? हेडलाइट में दोस्तों यहाँ पर दर्पण कौन सा होता है? अंग्रेजी में मैं बात करता हूँ तो अंग्रेजी में इसमें होता है कॉनकेव, कॉनकेव होता है। दूसरे शब्दों में मैं बात करूँ अवतल दर्पण होता है। अब दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं आए तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों इन दर्पणों को अंतर्गोल भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, अंतर्गोल अवतल दर्पण को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया है, आप बधाई के पात्र हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा यहाँ पर मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। प्रश्न संख्या 45, LMV लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता होती है। आप हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बनाते हैं तो शैक्षिक योग्यता क्या होगी? कमेंट सेक्शन में सभी जवाब छाप दें। सभी को बता दूं कि जो आपकी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 9 में किया गया है। 9 में कहा गया है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो नियम बनाएगी वही शैक्षिक योग्यता आपको देनी पड़ेगी। लेकिन 2019 में दोस्तों शैक्षिक योग्यता की बाध्यता को हटा दिया गया है, मतलब कि अब अनपढ़ व्यक्ति भी लाइसेंस बना सकता है। बस ध्यान रखना है कि वो किसी सड़क के संकेतों को, सड़क के मार्किंग को है उनको समझ सके, सूचनाओं को, नियम है उनकी जानकारी रख सके, बस उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि भी लर्निंग लाइसेंस LMV लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो आप सभी का जवाब बिल्कुल दोस्तों, सभी का जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल डी दोस्तों सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़ें और जवाब देवें। वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छाप दें कि फॉर्म संख्या 23B, फॉर्म संख्या 23B या 23 है, इसका उपयोग किस में करते हैं? सभी छाप दें। आप सभी कमेंट में बताएं फॉर्म संख्या 27 का प्रयोग किस में होता है। तुरंत सभी आप इसका जवाब है वो बताएंगे, प्रश्न का बताएंगे, फॉर्म 27 का, फॉर्म 23 ख का बताएंगे। तुरंत आप सभी बता दें। यहाँ पर मैं दोस्तों बता देता हूँ फॉर्म संख्या 20, फॉर्म संख्या 20 में आप गाड़ी के लिए RC के लिए आवेदन करते हैं, 21 में बिक्री होता है, 23 में दोस्तों जारी किया जाता है और दोस्तों 25 में रिन्यू होता है, 26 में डुप्लीकेट होता है, 27 में आपका असाइनमेंट होता है, 29 में दोस्तों आपका स्वामित्व अंतरण की सूचना होती है, 30 में दोस्तों आपके वाहन का जो है मालिकाना हक है वो परिवर्तन कर दिया जाता है। यहाँ पर 34 में दोस्तों हाइपोथेकेशन यानी समझौता यानी गिरवी, और 35 में गिरवी रखने को समाप्त कर दिया जाता है। फॉर्म संख्या यहाँ पर आपको इतने फॉर्म आपने याद कर लिए, इतने याद कर लिए तो काफ़ी है, बाकी ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फॉर्म संख्या 23A की बात करता हूं। 23A क्या है और 23B क्या है? 23A दोस्तों स्मार्ट कार्ड के लिए है RC, 23B है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि TRC। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, सभी पढ़ें और प्रश्न का जवाब है कमेंट सेक्शन में छाप दें। वाहन के प्रदूषण, ये दोस्तों प्रश्न का जवाब दे दिया तो दोस्तों बल्ले बल्ले हैं, दोस्तों बल्ले बल्ले हैं। ये प्रश्न का आपने जवाब दे दिया तो आप पेपर की खोपड़ी में भैया छेद करने वाले हैं। इसको ध्यान से देख लिया, इसको कर लिया तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। ये कितना खतरनाक प्रश्न है भैया, कहाँ से आ गया, पहली बार देखा है हमने। तो 2017 के बाद नए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी बात है, खुशखबरी है दोस्तों। नंबर बी है 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 12 माह के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 है BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये तो और भी अच्छी बात है। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए जारी किया जाता है, अब ये 6 माह का कह दिया। तो अब आपको ये बताना है कि भी 2017 के बाद के जो वाहन है, एक तो उनके लिए क्या नियम है और एक आपके BS6 के जो वाहन है इनके लिए आपके प्रदूषण प्रमाण पत्र का क्या नियम है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका जवाब इसमें बिल्कुल भी बी तो किसी ने नहीं दिया है। कोई गिने चुने लोग हैं जिसने बी ऑप्शन दिया है और जिसने बी दे दिया वो दोस्तों बधाई का पात्र है। दोस्तों आपको यहां पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। जिसने बी दिया है आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपका नाम दिल्ली पुलिस ड्राइवर की है, वैकेंसी में छप गया है, आपका नाम कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों आप यहां पर एक चीज देखना है कि 2017 का जो नियम है कि 2017 के बाद में BS4 लागू हो चुका था और BS4 लागू होने के बाद में नए वाहन जो आए थे उनके लिए PUCC दोस्तों 12 माह के लिए जारी होता था। अब बात आती है BS6 के लिए क्या फ्री है? दोस्तों फ्री नहीं है, BS6 के लिए भी वही नियम है जो BS4 के लिए होता है।
तो आपको याद रखना है ये केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सारे गलत है। 2017 के बाद में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, क्यों? जरूरत तो होगी भैया, ऐसे थोड़ी है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 6 वाहनों के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। 6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए जारी होता है, ये भी गलत है, क्योंकि 12 माह के लिए होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है, तो जिस कारण से आवाज का क्या हो जाता है? मफलर क्या होता है दोस्तों? जो गाड़ी में साइलेंसर होता है। कमेंट सेक्शन में बता दें जवाब क्या होगा। मफलर दोस्तों साइलेंसर में एक ऐसा भाग है जो कि आवाज को अंदर लेता है और उसे चुप करने का काम करता है कि तू चुप हो जा नहीं तो मार खाएगी। किसको कहता है? हवा को। तो दोस्तों यहां पर आवाज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, आवाज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभेदक का क्या प्रयोग होता है? विभेदक दोस्तों डिफरेंशियल। विभेदक का काम क्या होता है? गाड़ी को उल्टा चलाना, गाड़ी को खड़ा करते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में छाप दें कि इसका जवाब हो क्या होने वाला है। तो दोस्तों सभी को पता है डिफरेंशियल का काम होता है जब गाड़ी मुड़ती है तो अंदर का पहिया और बाहर का जो पहिया होता है इनकी चाल में अंतर आता है, और इस अंतर को ही मैनेज करने के लिए वाहन के अंदर डिफरेंशियल को काम में लिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक दोस्तों शाफ्ट आ रही है जो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक पिनियन गियर लगा हुआ है। पिनियन गियर किसे कहते हैं साथियों? एक ऐसी रोड होती है, रोड के ऊपर अगर दांते बना दें तो दोस्तों पिनियन गियर हो जाएगा। रिंग गियर किसे कहते हैं दोस्तों? रिंग गियर दोस्तों एक रिंग होती है, इस रिंग के ऊपर अगर दांते बनाकर दोस्तों गियर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये रिंग गियर कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो है आपका पिनियन गियर जो कि प्रोपेलर शाफ्ट के भाग पर लगा हुआ है, एक होता है दोस्तों यहाँ पर ये रिंग गियर जो सबसे बड़ा भाग है। इस पिनियन से दोस्तों इस रिंग गियर को घुमाया जा रहा है। इस रिंग गियर के ऊपर दोस्तों एक तो दोस्तों यहां पर देखो, एक दोस्तों यहां पर देखो आप, ये दो दोस्तों स्पाइडर गियर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? स्पाइडर गियर लगे हुए हैं। इस स्पाइडर गियर का ही मेन काम है वो होता है यहां पर गति में परिवर्तन करना। यहां पर आप एक शाफ्ट यहां पे देख रहे हैं, एक ये गियर है, एक ये गियर है। ये दोस्तों एक्सल के साथ जुड़े गियर होते हैं जो कि अंतिम रूप से ड्राइव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से डिफरेंशियल की यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशियल को समझाने का प्रयास किया है कि इसमें कौन कौन से गियर होते हैं। स्पाइडर, रिंग गियर और पिनियन गियर और आपकी एक्सल गियर, ये 4 प्रकार के गियर इसमें होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग गियर की संख्या 1 है, पिनियन गियर की संख्या 1 है, स्पाइडर गियर एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। एक्सल गियर है जो सामान्य गियर होते हैं, एक्सल वाले गियर है, ये दोस्तों यहाँ पर इनकी संख्या भी 2 होती है। आपको ध्यान रखना है डिफरेंशियल का काम है गाड़ी को मोड़ते समय, मतलब कि उसकी चाल को है नियमित करना। यहाँ पर हो जाएगा गाड़ी को मोड़ते समय, क्या हो जाएगा? गाड़ी को मोड़ते समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 50 है। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो कौन से 2 भाग आपस में मिलते हैं आपको बताना है। फ्लाईव्हील का सन गियर, स्टार्टर का रिंग गियर। फ्लाईव्हील का रिंग गियर, स्टार्टर का रिंग गियर। फ्लाईव्हील का पिनियन गियर, स्टार्टर का रिंग गियर। फ्लाईव्हील रिंग गियर, स्टार्टर का पिनियन गियर। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था रिंग गियर किसे कहते हैं। तो आपको फ्लाईव्हील एक पहिया होता है और पहिए पर अगर गियर बनाया जाएगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये गियर कौन सा होता है। तो साथियों फ्लाईव्हील पर रिंग गियर होता है, हमेशा याद रख लेना। तो फ्लाईव्हील के साथ में सन गियर गलत हो जाएगा, रिंग पिनियन गियर गलत हो जाएगा और रिंग गियर, मतलब कि यहाँ पर रेस बची बी और डी के बीच में। अब स्टार्टर में रिंग नहीं होता, स्टार्टर में पिनियन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने बताया था कोई रोड है जिस पर आपने गियर बना दिया, इस रोड के ऊपर गियर बना दिया, तो ये एक प्रकार का पिनियन गियर कहलाता है। इसको हम गियर बॉक्स में दोस्तों अलग से ज़्यादा पढ़ेंगे, विस्तार से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमें पता चला कि भी फ्लाईव्हील का तो क्या होता है? रिंग गियर, और स्टार्टर मोटर का होता है दोस्तों आपके पिनियन गियर। तो इसमें किस में है? फ्लाईव्हील का पिनियन, स्टार्टर का रिंग गियर। ऑप्शन नंबर सी जिसने बता दिया आप बधाई के पात्र है साथियों। आज की प्रश्न सीरीज यहीं पर समाप्त हुई। साथियों बता देता हूं, अगर आपको भी बेस्ट तैयारी करनी है, आपको भी परीक्षा पास गारंटी से करनी है, आपका भी सपना दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब प्राप्त करना, तो साथियों आप तुरंत जो है स्टडी एट होम पे दोस्तों ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को दोस्तों साकार कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर दोस्तों स्टडी एट होम पे ऑनलाइन कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है। यहां पर आपको
बेस्ट बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पुराने ओल्ड पेपर है, सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। काम दोस्तों अब आपको जरूरत है केवल और केवल इस एप्लीकेशन पे जाके आपको कोर्स को देखना। कोर्स का डिस्क्रिप्शन देख लिया, कोर्स की क्लासें देख ली, कोर्स के अंदर पीडीएफ देख ली, तो देखते ही आप रह नहीं पाओगे, तुरंत आप कोर्स को ज्वाइन कर लोगे, तो तुरंत आप कोर्स में एडमिशन है वो करवा सकते हैं। साथियों बता देता हूं, इस क्लास के एंड होते ही साथियों टेलीग्राम क्विज स्टार्ट हो रही है। टेलीग्राम क्विज है दोस्तों, टेलीग्राम के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तुरंत इस क्लास के बाद में आप टेलीग्राम पे हाजिर हो जाइए। टेलीग्राम पर अपनी अटेंडेंस है वो दे दीजिए, ताकि हम वहां पर भी है जो डेली क्विज होती है उसे ज्वाइन कर सकें और अपना मतलब की तैयारी को है और भी बेहतर है बनाने में काम कर सकें। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव, राय आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। आपके पास में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप उलझे हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा बार कंफ्यूज होता है, तो आप अपना जवाब है, अपना सवाल है इस मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं और तुरंत अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको खुद है अपना डाउट, आपका जो डाउट है उसे क्लियर करने में आपकी सहायता करूंगा। राज सर आपकी सहायता करेंगे किसमें? डाउट क्लियर करने में, क्योंकि दोस्तों हमारा तो काम ही है आपको ड्राइवर बनाना। तो दोस्तों हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम लगातार संघर्ष करेंगे, हम पढ़ेंगे और दिल्ली पुलिस की ड्राइवर का जो पेपर है उसकी खोपड़ी में दोस्तों छेद करेंगे। क्या करेंगे? छेद करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। और जिस दिन मजा आ गया उस दिन पेपर की खोपड़ी की खैर नहीं करने वाले हैं। पेपर को धुआं दोस्तों हम करने वाले हैं, दौड़ा के भगा के उसे दोस्तों हमें सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।